नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मोहन के मध्य प्रदेश की आस, मोदी का मिशन विकास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 75वां जन्मदिन, उसका सबसे पहला जो उनका आधिकारिक कार्यक्रम था वो मध्य प्रदेश का था। तो ये मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पल रहे जब प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश के धार में रहे और बड़ी सौगातों की उन्होंने घोषणा की। उनके भाषण का अंदाज आज देखने लायक था। जब उन्होंने आदि आबादी के लिए स्वास्थ्य संबंधी सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया और उसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से तमाम अन्य बिंदुओं पर भी अपनी बात रखी, बहुत दिलचस्प रहे। और मध्य प्रदेश के लिए भी 17 सितंबर एक बेहतरीन दिन, जब रोजगार के साथ टेक्सटाइल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक बड़ी छलांग भरने की दिशा में कदम उठाया है। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश भर की माताओं बहनों से मैं आज कुछ मांगने आया हूं कि आप संकोच किए बिना इन कैंप में जाकर के जांच जरूर करवाएं। एक बेटे के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं ना। पीएम मोदी का यही अंदाज उन्हें देश के दूसरे नेताओं से न केवल अलग करता है, बल्कि सियासत की रेस में उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे भी कर देता है। धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करने आए नरेंद्र मोदी के भाषण में आज काफी सोशल कनेक्ट था। उन्होंने स्वस्थ मां सशक्त परिवार योजना का शुभारंभ करते हुए अपने आप को ये कहते हुए हर परिवार से जोड़ा कि इस बेटे की अपील सुनो, कोई भी मां बिना मेडिकल जांच के न रह जाए। देश भर की माताओं बहनों से मैं आज कुछ मांगने आया हूं कि आप संकोच किए बिना इन कैंप में जाकर के जांच जरूर करवाएं। एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं ना। पीएम मोदी ने न सिर्फ खुद को परिवारों से कनेक्ट किया, बल्कि एक सामाजिक नारा भी उछाल दिया। उन्होंने आज गर्व से कहो ये स्वदेशी है का नारा दिया। उन्होंने ये संकल्प भी दोहराया कि 2047 के पहले भारत को विकसित भारत बनाना ही है। उधर कांग्रेस ने पीएम मोदी की इन घोषणाओं पर तंज कसा। मोदी जी स्वदेशी सामान की तो बात करते हैं, लेकिन विदेशी कंपनियों को काम देते हैं। रही बात स्वदेशी की बात, तो धार जिले में गए थे। धार जिले में बाघ प्रिंट होता है, आदिवासी महिलाएं वहाँ बाघ प्रिंट बनाती। क्या आपने उस हथकरघा के बारे में बात करी? स्वदेशी जन औषधि केंद्र खोल रखे पूरे देश के अंदर, लेकिन पूरे विश्व के अंदर जनरिक के नाम से दवाई बिकती है, लेकिन हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनी के नाम से बिकती है। तो क्या मोदी जी कब अपने देश में स्वदेशी कंपनी की बात करने वाले? धार से आज पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क को भी भविष्य के भारत की ही एक कड़ी बताया। अपने जन्मदिन को बेहद खास बनाते हुए आज नरेंद्र मोदी की वो शख्सियत नजर आई जो जितनी विकास के प्रति आग्रही है, उतनी ही लोगों के साथ भावुक कनेक्ट भी बनाती है। और सालों से ब्रांड मोदी की यही खासियत रही है। आपने देखा कि जो उनका अंदाज था आज, वो कुछ इस मायने में मन को छूने वाला इसलिए था कि उन्होंने आज बहुत ज़्यादा हमले, चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो या कोई पॉलिटिकल बात हो, उस पर ना फोकस रहकर वो केंद्रित रहे कि किस मिशन के तहत राजनीति को चुना है उन्होंने और क्या वो करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ धार में इस कार्यक्रम में हूँ तो 450 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में पहुँच चुके हैं और महिलाओं से जुड़ी योजनाएं जो हैं, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं अहम हैं, 19,000 करोड़ रुपए अब तक केंद्र सरकार इस योजना के लिए आगे बढ़ा चुकी है। और उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा तंज भी कसा कि कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। जाहिर है विपक्ष की तरफ इशारा होगा उनका। बहरहाल हमारे सवाल देख लीजिए।
क्या प्रधानमंत्री मोदी का पब्लिक कनेक्ट ही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है? क्योंकि आज उनका 75वां जन्मदिन भी है, तो इस पर भी रिव्यू ज़रूरी है। क्या मोदी का स्वदेशी नारा, क्योंकि उन्होंने वहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात की कि आप इस त्योहारों के मौसम में दीपावली पर स्वदेशी खरीदेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्या ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में असरदार होगा? और क्या पीएम मित्र पार्क जैसे प्रोजेक्ट भारत के औद्योगिक भविष्य का रोड मैप है? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन जितेंद्र मिश्रा जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक और सीनियर स्पोक्स पर्सन, बहुत स्वागत है। और चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। चैतन्य जी, पहली टिप्पणी आपकी। आपने भाषण देखा, सुना और पढ़ा होगा। जिस तरह से मोदी जी का अंदाज था, आज आधी आबादी पर ख़ास तौर पर उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा केंद्रित था, और जिस कुछ एक अलग और अपनत्व से भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि आपका भाई और बेटा होने के नाते इतना तो कह सकता हूँ ना, तो एक कनेक्ट की जो बात है, जो आज इसलिए भी मौजूद है कि हम उनके 75वें जन्मदिवस पर ये बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप मध्य प्रदेश के उनके दौरे को और विकास की तरफ औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ने के मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों को? जी जी, मुझे लगता है आवाज़ नहीं पहुंच रही है, इसलिए पहली रिएक्शन मैं सीधे जितेंद्र मिश्रा जी की तरफ चलूँगा। विपक्ष के नाते क्या सोचते हैं वो, और क्या उनकी दृष्टि है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। फिर यशपाल सिंह सिसोदिया से बात करेंगे और फिर भट्ट साहब की तरफ चलेंगे। जी जितेंद्र जी। शरद जी, आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में थे, आज उनका जन्मदिन। निश्चित तौर पर हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको शुभकामनाएं दी। आज आपके माध्यम से भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि आज प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में आकर के क्या क्या दिया और किस किस चीज़ों पर बात हुई, मध्य प्रदेश को क्या मिला। शरद जी, सबसे पहला आपका सवाल था पब्लिक कनेक्ट। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री एक अच्छे वक्ता हैं, ऑरेटर है, जिनके माध्यम से वो पब्लिक कनेक्ट करते हैं, ये उनकी खूबी है। दूसरी चीज़ आपकी आई स्वदेशी की बात। मध्य प्रदेश में स्वदेशी को लेकर के आज उन्होंने बात की और ये संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। मैं सवाल उठाता हूँ कि 20 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, स्वदेशी को लेकर के क्या किया गया, इस पर विचार करना पड़ेगा। और नहीं तो हमें ये समझ में आएगा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। आप ये बताइए, 20 साल 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वदेशी पर क्या काम हुआ? मॉन्ट ब्लैंक का चश्मा लगा के, बुल्गारी का चश्मा लगा के, मॉन्ट ब्लैंक का पेन जिसकी कीमत 1,30,000 रुपये, अगर वो प्रधानमंत्री यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बुल्गारी का चश्मा लगा के बहुत सारी कंपनियां इस देश में चश्मे बनाती। मेरा ये सवाल उठता है कि हम अगर स्वदेशी की बात करेंगे तो हमको स्वदेशी को अपनाना भी पड़ेगा। इस देश का इतिहास रहा है कि एक एक खादी के वस्त्रों में बड़े बड़े नेता घूमा करते थे। आज हमको ज़रूरत है, निश्चित तौर पर चाइना से 3 गुना इम्पोर्ट बढ़ा इस देश में। जो अपने वोकल लोकल की बात करते हैं, 3 गुना चाइना से इम्पोर्ट हुआ। प्लास्टिक के पार्क की, चूँकि अब मौजू है, आज प्लास्टिक का पार्क जो है वो मध्य प्रदेश की धरती पर बनाया आपने, और प्लास्टिक का सामान का आयात जो है वो आप देखिए किस कदर बड़ा विदेशों से। हम सोयाबीन और सनफ्लावर पर काम नहीं कर पाए, इनके हमें तेल मंगाने के लिए बाहर से कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हमारे सोयाबीन के प्लांट चौपट हो गए। जो सरकारों की देखरेख में चलते थे वो बंद हो गए, प्राइवेटाइजेशन हो गया उनका। तो हमको अगर वोकल फॉर लोकल की बात करना है तो शरद जी, हमें अपने पहनावे पे, अपने दिखावे पे इस बात का उल्लेख करना पड़ेगा कि हम स्वदेशी अपनाते हैं, इसलिए हम स्वदेशी की बात करते हैं। मोवाडो की घड़ी पहन के कोई स्वदेशी की बात करेगा, मुझे लगता है जनता को वो बात रास नहीं आएगी। आपको अपनी जीवन शैली में स्वदेशी को शामिल करना पड़ेगा। यशपाल जी, जवाब दीजिए। जी देखिए शरद जी, मैं आज आपके चैनल के टिप्पणियों को देख रहा था, सुन रहा था, जिसमें आपके संवाददाता एडिटर श्री मनोज सैनी जी ने बहुत मशक्कत कर करके और मुख्यमंत्री जी से 1-to-1 किया था। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी।
और तब मनोज जी ने बात कही थी, सैनी जी ने, कि मध्य प्रदेश में विकास के पंख लगे हैं। फिर अभी आप अपनी स्वयं की रिपोर्ट में बता रहे थे कि भाषण का अंदाज आज का मोदी जी का देखने लायक था, सुनने लायक था और मन को छूने वाला था। ये हम नहीं कह रहे, आपने भी कहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज का जन्मदिवस के अवसर पर जो भाषण था, वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार को लेकर के पूरे देश भर की मातृशक्ति को, वे बीमारियां जिन बीमारियों को बताने में ये संकोच करती हैं, उनसे एक बेटे के नाम से एक मार्मिक अपील, एक संवेदनशील अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसी भी अपील का इतना त्वरित असर पड़ता है कि उन्होंने स्वदेशी की जब बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद, खजुराहो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी ने तत्काल प्रभाव से लगभग 1-2 घंटे बाद कटनी में दुकानों पर जाकर के स्वदेशी सामान खरीदने की बात को लेकर के स्टिकर लगाना शुरू कर दिए। मोदी जी की आवाज में, मोदी जी की आवाज अंदाज में इतना दम होता है शरद जी, कि फिर चाहे वो योग की बात करें, योगा पूरे विश्व में बनने लगा, फिर चाहे वो स्वच्छता अभियान को लेकर के बात करें, तो इंदौर जैसे महानगर को लगातार 8 बार पूरे भारत में श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त होता है। आज व्यक्ति अपने हाथ से कोई भी सामान फेंकता है तो डस्टबिन पहले देखता है। रेहड़ी पटरी वालों को भी आकर्षित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोटा अनाज को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है। खिलौने भी हमारे अपने देश के बने, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है। खादी को लेकर के, हैंडलूम को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयत्न करते हैं। और एक बात ये भी उन्होंने कही कि हर घर तिरंगा। अब देखिए शरद जी, अगर हर घर तिरंगे की बात करें तो तिरंगा कोई कपड़ा नहीं है। देश में बनने वाला खादी का वह कपड़ा जो घर घर पहुंचा है, जिसमें लाखों मजदूर लगे हैं, अनेक लोगों को रोजगार मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के भैंसवाला चौपाटी, इसको बोलते हैं भैंसवाला गांव बोलते हैं धार जिले का, उसमें शरद जी एक बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सिकल सेल और एनीमिया की बीमारी से भी आदिवासी परिवार के लोगों को कैसे मुक्ति मिल सकती है, पौष्टिक आहार किस प्रकार से दिया जा सकता है, पोषण आहार किस प्रकार से, ये सारी बातें उनके अपने भाषण में थी। सिर्फ प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शुभारंभ करने या शिलान्यास करने नहीं आए थे, उन्होंने पूरे देश की जनता को एक संदेश दिया है। बिल्कुल, लेकिन आप दोनों राजनीतिक दलों को थोड़ा बड़े मन की तरफ भी जाना चाहिए, ऐसा विनम्रता से हमारा सोचना है। आज अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं दुनिया की, तो ये खामखा नहीं हो गए, और न ऐसा है कि इसमें कांग्रेस का कोई या उसकी सरकारों का कोई योगदान नहीं है। और दूसरी चीज़, बड़े मन से कुछ चीज़ों की प्रशंसा होनी चाहिए। अगर नेहरू जी का योगदान है तो बीजेपी को उसको याद रखना चाहिए, इंदिरा जी का योगदान है तो उसको याद रखना चाहिए, अटल जी का योगदान है, मोदी जी का योगदान है तो ये कांग्रेस को याद रखना चाहिए। ये देश अगर आज अपने स्वाधीनता दिवस के 75 वर्ष से अधिक पूरे कर चुका है, तो ये जिस दिशा में बढ़ रहा है उस दिशा में आप सभी का योगदान है। और आप अगर इसे झुठलाते रहेंगे तो क्या आप लोगों को क्या समझते हैं? क्या वो देख नहीं रहे हैं? आप जिस तरह के आरोप लगाते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, वो सब देख रहे हैं कि मोदी जी का क्या योगदान है। और किसी के बिना योगदान के 140 करोड़ का देश के आगे बढ़ सकता है? आज बात कुछ मुद्दों पे सर्वानुमति की होनी चाहिए कि स्वदेशी का कितना हम अपनी क्षमता के भीतर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कांग्रेस इससे असहमत होगी कि नहीं साहब स्वदेशी नहीं खरीदे, आप तो चाइना का खरीदे साहब, वो झालर सस्ती है, दिवाली पे वही लगाइए साहब? नहीं साहब। लेकिन आपको लगता है क्रेडिट बीजेपी को मिल जाएगा, ऐसे ही बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस की ये बात ना करें, कांग्रेस को क्रेडिट मिल जाएगा। भट्ट साहब, एक टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के भाषण से लेकर जिस तरह के मुद्दे आधी आबादी से जुड़े उन्होंने उठाया, और आज उनका भाषण, मैं मोरोवर ये कहूँगा कि पॉलिटिकल नहीं था, वो एक तरह से पूरा फोकस था डीबीटी की तरफ, वुमेन आदि आबादी की हेल्थ की तरफ, और बहुत एक मन से बात करने का अंदाज था। स्वाभाविक है आज वो भी अपने जन्मदिन के अवसर पर एक आत्मनिरीक्षण और कहीं ना कहीं एक भावना प्रधान सोच के साथ आए होंगे मध्य प्रदेश। जी भट्ट साहब। जी शरद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है, और वो जनता की नब्ज़ को पकड़ना जानते हैं। कौन से मुद्दों पर बात करना चाहिए ये बहुत अच्छी तरह से उनको मालूम रहता है कि किस बात से जनता प्रभावित होती है, जो उनके सुनने वाले हैं वो किस बात से प्रभावित होते हैं।
बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आधी आबादी जो महिलाओं की है उनके बारे में बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में बात की, क्योंकि अधिकतर भारत में महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहती हैं, परिवार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं। लेकिन अगर महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री ने बात करी है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जो स्वदेशी का मसला चल रहा है, मुझे लगता है कि स्वदेशी का जो मामला था वो तो 100-125 साल पहले भी बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, जब बंगाल का विभाजन किया था सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने। लेकिन इतने बरस बाद भी हम बहुत सी चीज़ों पर दूसरे देशों पर निर्भर हैं। आज की तारीख में भी अगर हम देखेंगे तो करीब 125 से भी ज़्यादा देशों से हम आयात करते हैं तरह तरह की चीज़ों का। तो स्वदेशी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करें, अपने यहाँ के लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, उनमें कोई ऐसी अफसरशाही का अड़ंगा ना हो, और जब वो अपने देश में कोई चीज़ बनाएंगे तो उसकी निश्चित तौर पे ख़रीदने की क्षमता अपने यहाँ के लोगों की भी होगी। लेकिन अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। ये बात सही है कि डॉक्टर मोहन यादव बहुत जगह जा के उद्योगपतियों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में आएँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं उद्योगों की। लेकिन अक्सर होता ये है कि जैसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ इंडस्ट्रियल समिट की थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अधिकतर मामलों में हमने ये देखा है कि MOU साइन हो जाता है लेकिन इंडस्ट्री धरातल पर नहीं उतर पाती। तो एक ये भी देखना होगा हमें कि एक टाइम लिमिट दिया जाए अगर सरकार उनको पूरी तरह से सुविधाएं दे रही हैं, और दूसरी उसमें अफसरशाही अड़ंगे न लगाए, एक एकल खिड़की की व्यवस्था हो और जिसकी देखरेख मुख्यमंत्री के द्वारा की जाए, क्योंकि अफसरशाही अनेक अड़ंगे लगाती है और उसके कारण निराश होकर उद्योगपति अपने उद्योगों से हाथ खींच लेते हैं। तो बहुत अच्छा मसला है, निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत सी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और तब जाके हम जो स्वदेशी की बात करते हैं उसको हम आत्मसात कर पाएंगे। बिल्कुल भट्ट साहब, एक छोटा सा अनुभव शेयर करता हूँ। मैंने 2010 में एक स्टोरी की थी और उसमें कुछ ऐसी लड़कियों से मध्य प्रदेश की बात की थी जो चीन की एक लीडिंग दुनिया की नंबर 1 लेदर एक्सपोर्ट कंपनी गई थी। और मैंने उनसे पूछा कि वहाँ उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने कहा हमने देखा कि चाइनीज़ लड़कियों के टॉयलेट में या मेल टॉयलेट में भी, वहाँ हमें बताया गया बाद में, हम तो लेडीज़ टॉयलेट ही गए, हमने देखा कि वहाँ मिरर नहीं होते। हमने पूछा तो चाइनीज़ लड़कियों ने दुभाषिए की मदद से बताया कि यहाँ मिरर से समय बर्बाद होता है। आज हमारे यहाँ निजी उद्योग हो या सरकारी क्षेत्र में हो, राजनीतिक अनुकंपा आधारित नियुक्तियों की भरमार होती है। विधायक जी का आदमी है, भले ही वो कितनी बड़ी कंपनी हो, सांसद जी का आदमी है, सत्ताधारी दल का है, किसी ब्यूरोक्रेट का, और मजाल है कि वो निजी कंपनी का प्रबंधन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सके। अभी राजस्थान से खबर है, सरकारी स्कूल के दंपत्ति 25 वर्षों से स्कूल नहीं गए और 1 करोड़ से ज्यादा की वसूली हो रही है। आप एक वर्क कल्चर भी तो बदलेंगे कि मोदी जी के कंधों पर, मोहन जी के कंधों पर ही चलना चाहेंगे। कार्य संस्कृति व्यक्ति नहीं बदलना चाहता, वो वैसा ही रहना चाहता है, हर चीज मुफ्त में मिले, हर चीज उसकी सुविधा से बढ़े आगे। जी जितेंद्र जी। शरद जी, निश्चित तौर पर चेतन जी की बात जो अगर हम सुने, गंभीरता से लें, तो बहुत बड़ी बात है कि हम लगातार खादी की बात करते रहे, हम लगातार वोकल फॉर लोकल की बात करते रहे, लेकिन हम स्वदेशी उद्योगों को, आपको एक बड़ी आश्चर्य होगा कि जब सरकार ने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च किया तो उसकी टी-शर्ट चाइना से आई थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख होता है ये सब बातें करके। निश्चित तौर पर हमारे देश में स्वदेशी उद्योगों को, जैसे चेतन जी ने एक बात कही कि हमको सिंगल विंडो प्रणाली लाना पड़ेगा। आज उद्योगपति MOU पे साइन कर देता है, मध्य प्रदेश की स्थिति देखता है तो एक कर्मचारी के 52 किलो सोना और 1100 करोड़ रुपए नकद मिलता है। वो समझ जाता है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। निश्चय अपने कदम पीछे। आज 8 सबमिट हो गई, इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टर का पता नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं हमको अपने अंतर्मन में जागना होगा कि अगर एक टेबल पर बैठ के सड़क, बिजली, पानी और सारे क्लियरेंस देने को मुख्यमंत्री अपनी टेबल पर बैठा देंगे तो निश्चित तौर पर इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में आने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सब चीज़ों को देख करके वो कहीं ना कहीं निराश हो जाता है। अब दूसरी चीज़ देखिए, धान की फसल मध्य प्रदेश में बहुत है और 65% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था धान पर आधारित है।
आप खेती पर आधारित है। आज धान के लिए लगातार मांग हो रही है कि इसको बासमती में मध्य प्रदेश में शामिल किया जाए। सरकार उसको लेकर के जरा भी गंभीर नहीं। केस लगातार चल रहा है, वकील लगातार पेशी बढ़वाते जा रहे हैं। तो किसान के लिए आप बात करेंगे जब तो आप स्वदेशी को अपनाने की बात सब बार बार चाइना की बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा, चीन में जब भी कोई निवेश के लिए कोई कंपनी आती है तो चीन की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी की, वो कहती है कि एक ही यूनियन रहेगी यहाँ, वो गवर्नमेंट समर्थित है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की लैंड एक्विजिशन से लेकर तमाम चीज़ें। वहाँ पर निवेशक, और गुजरात में ये परंपरा डाली प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे कि आप निवेशक को दामाद की तरह ट्रीट करें। आप देख लें, यहाँ मोहन जी दामाद मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, हर मुख्यमंत्री मानेगा, क्योंकि उसे अपने नंबर बढ़ाने होते हैं, प्रदेश में विकास लाना है। लेकिन आप पूछ लीजिए कि नीचे का राजनीतिक तंत्र, नीचे का पटवारी का, तहसीलदार का, नौकरशाही का और पत्रकारों का भी ये तंत्र कैसे देखता है चीजों को? क्या हम उसे दामाद मानते हैं उसको कि ये निवेश कर रहा है? हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हैं, क्या यही हमारी चुनौती बनती है? यशपाल जी, देखिए शरद जी, जिस प्रकार से लगातार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी का कार्यकाल हुआ है, वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी का कार्यकाल चल रहा है। अभी हम लगातार निवेशकों को लेकर के, इंडस्ट्रीज को लेकर के, एमएसएमई को लेकर के, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को लेकर के जिस प्रकार से निरंतरता, देखिए शरद जी, ये पीथमपुर ऐसे ही नहीं बन गया, ये मंडीदीप ऐसे ही नहीं बढ़ गया, ये अचलपुर ऐसे ही हमारे सामने नहीं आ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने उन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया जब कांग्रेस के जमाने में उद्योगों की ये हालत हो गई थी शरद जी कि बीमारू प्रदेश अगर कहा जाता था तो लाइट के कारण से। देखिए विधायक जी, गलत सुन लीजिए, उन्होंने बीच में नहीं टोका आपको। जी बोलिए। मैं तो टोकता ही नहीं हूँ। आपको उसके बाद तुरंत बीमारू का तमगा लगा हुआ था, बीमारू राज्य का। आज उद्योगों को लाइट मिल रही है, आज उद्योगों को पानी मिल रही है, बिजली मिल रही है, सड़क मिल रही है, कनेक्टिविटी मिल रही है, और इसी के कारण से निवेश के प्रति लोग आकर्षित। कांग्रेस के जमाने में तो शरद जी भिंड और मुरैना डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था। आज हमने इंडस्ट्रीज को उस तरफ भी मोड़ने की कोशिश करी, वहां पर डाकू समस्या से निदान हुआ है और इंडस्ट्रीज की ओर आगे बढ़े हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शरद जी जब भी जो आह्वान किए, अपील की है, देश के नागरिकों ने उसको स्वीकार किया। और इसीलिए तो शरद जी हम स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, स्थानीय उत्पाद को हम बढ़ावा दे रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद, इसी का तो द्योतक है शरद जी। जी बोल, जल्दी से बोलिए। देखिए मेरा ये कहना है कि आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार में उद्योगों की स्थापना नहीं हुई और औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण नहीं हुआ। आज भी मंडीदीप आप जाके देखिए, आपने एक नई इंडस्ट्री नहीं लगाई वहां पर। अचारपुरा में घुटने घुटने पर कीचड़ मचा हुआ है। तामोट को प्लास्टिक पार्क बनाने की बात की थी, घुटने घुटने पर वहां पर आपने कीचड़ मचा हुआ है। तो किस तरीके से आप ये कह सकते हैं 22 सालों से अगर आप सरकार में बैठे हैं तो औद्योगिक ढांचा विकसित हो जाना चाहिए था। स्वीकार तो कीजिए कि हम कहीं लेट हुए हैं, अब हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। 8 इन्वेस्टर समिट आपके नाम है, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं आया। चलिए देखिए, ये आरोपों में हम उलझेंगे तो ये सवाल भी उतना ही मौजूद रहेगा कि 1990 के पहले कितनी इन्वेस्टर मीट हुई या 2003 तक कितनी हुई, और जब आप सत्ता में 40 साल कांग्रेस रही तो आप इन्वेस्टर्स क्यों नहीं ला पाए, जबकि पश्चिम बंगाल या गुजरात ने ये काम बहुत ज़्यादा समय लिए बिना कर दिया, महाराष्ट्र ने। तो ये सवाल उठेंगे। लेकिन देखिए, एक चीज़ किसी विचारवान व्यक्ति ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट को आप मांग नहीं सकते कि भैया ले आओ, खरीद लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट। आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसको बुला सकते हैं। बुला कैसे सकते हैं? अच्छी सुविधाएं देकर। पहले आप मध्य प्रदेश इसमें थोड़ा पिछड़ा हुआ ज़रूर रहा, लेकिन हमारी कोशिशें हैं और आपकी सरकार की भी कोशिशें रही हैं इसमें आगे बढ़ने के। बोल लीजिए कुछ सेकंड से 15 सेकंड यशपाल जी, फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगा भट्ट साहब का। जी नहीं शरद जी, जिस प्रकार से अभी एकल खिड़की की बात की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो नवाचार किया। जब ऑनलाइन सिस्टम में जाकर के हमने सारी सुविधाएं देने का काम किया है, इसी कारण से इंडस्ट्री के पंख लगे हैं। जी भट्ट साहब, कभी कभी दिल करता है कि कुछ मसलों पर ऐसी व्यवस्था हो कि जहां पर आलोचना ना हो, समीक्षा हो जाए, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला और इसी तरह निवेश का मसला, जनता के हितों से जुड़ा मसला।
अब इसमें हम सुप्रीम कोर्ट की किसी रूलिंग का इंतजार ना करें। यह आपसी सर्वानुमति से तय हो कि इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी। कांग्रेस ने अच्छा काम किया है तो जय हो कांग्रेस, बीजेपी ने अच्छा काम किया है तो जय हो बीजेपी, चाहे कोई सत्ता में हो चाहे कोई विपक्ष में हो। बहरहाल फाइनल कमेंट आपका जी। शरद जी, ये तो देखिए राजनीति है, इसमें आप ये अगर सोचें कि कांग्रेस वाले बीजेपी की तारीफ करने लगेंगे या बीजेपी कांग्रेस की तारीफ करने के, तो ये एक तो समय हमारा था, विवाह लेकिन स्वप्न सर है, 60 जो के कभी दशक पूरा तक नहीं ये होगा। समय था। अब वो जी। 60 के दशक की बात छोड़ हाँ, दीजिए आप, अभी तो 2025 चल रहा है। अब न रहे है वो ना? पीने दूसरी वाले, बात ये है अब कि न रही अगर वो बड़ी मधुशाला। इंडस्ट्री आती है जी जी जी, बड़ी इंडस्ट्री आती है, मदर इंडस्ट्री आती है, तो उसके साथ साथ बहुत से सहायक उद्योगों को भी फायदा मिलता है, क्योंकि जो एंसेलरीज रहती हैं वो छोटी छोटी चीज़ें बनाती हैं, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री तो इन छोटी छोटी चीज़ें बनाती नहीं है। तो अगर इंडस्ट्रीज़ आती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती हैं, जैसे हमारे एक बार जबलपुर में कम से कम 350 एंसेलरीज थी, जो व्हीकल फैक्ट्री के लिए कोई नट बहुत बनाता था, संक्षेप कोई में, कम बोल्ट वक्त में बनाता था, जी। कोई सीट कवर बनाता था, जी लेकिन वो सब खत्म हो गया है जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट आता है और बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश में असीम संभावना है। यहाँ पानी है, बिजली है, डोलोमाइट है, आपका संगमरमर है, वन संपदा है, तमाम चीज़ें हैं। और उस तरह के लिए मोहन यादव ने प्रयास भी किया है कि जिस इलाके में जो चीज़ बहुतायत से है वहाँ उस तरह की इंडस्ट्री लगाई जाए। तो अब ये प्रयास कितना फलीभूत होता है ये थोड़ा समय बताएगा, लेकिन उसमें एक टाइम लिमिट ज़रूर फिक्स करना चाहिए कि अगर हमने आपको ये सुविधा दी, हमने आपको लैंड दे दिया है, तो आप कितने दिन में इंडस्ट्री लगा दोगे। ये भी एक बहुत ज़रूरी होगा, तब जाके फ़ायदा मिल पाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और 1990 में जब हम पत्रकारिता के छात्र थे और महाराष्ट्र के एक गांव का हमने कुछ अपने साथियों के साथ जब हम अपने एजुकेशनल ट्रिप पर गए थे, तो वहाँ हमने देखा कि गांव के किसान धरना दे रहे हैं। तो हमें लगा ये अपनी उपज का मूल्य बढ़ाने के लिए धरना दे रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये उपज का मूल्य बढ़ाने के लिए नहीं बैठे, इधर हम बैठे हैं कि हमारा गांव का सड़क हाईवे से जुड़ने का, जिससे हमारा माल जो है मुंबई और दूसरी जगह जाने का। तो हमें समझ में आया कि सोच में बदलाव कितना ज़रूरी है। आपकी सड़क हाईवे से जुड़ेगी तो आपका माल हाईवे से जुड़ जाएगा। मध्य प्रदेश को ज़रूरत राजनेताओं को नहीं है, वो अपना अटूट परिश्रम करते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हों, लेकिन ये सोच नीचे तक अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। अभी भी माफ़ कीजिएगा, बिजनेसमैन बकरा समझा जाता है और हर व्यक्ति को लगता है कि उससे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। और यही वजह है कि उद्योगपति आते बहुत जोश के साथ हैं, लेकिन जब यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, थोड़ा यहाँ आने के पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश लाल कालीन बिछाने के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, नौकरशाही, आम लोग, हम सबको ये समझना होगा कि ये हमारी किस्मत का ताला खोलने वाला पल है और अगर हमने इसको जाने दिया तो हम बहुत बड़ी चूक करेंगे। तो ये सिर्फ सरकार का नहीं, ये मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति का, 7 करोड़ से ज़्यादा आवाम का नारा होना चाहिए कि हम उद्योगों के लिए खड़े हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? आप तय करिए, भविष्य आपका है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।